9.1 प्रस्तावना। पुलिस असैनिक सेवा और सैन्य बल किसी राज्य के निगरानी तंत्र का एक अंग है। कानून बनाने के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक राज्य मध्ययुगीन राज्य से भिन्न है, जो इन बालों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रख सकता है। एक लोकतांत्रिक राज्य एक संवैधानिक राज्य होता है। संवैधानिक कानून प्रत्येक अंग के कार्यों का दिशा निर्धारण करते हैं। राज्य के किसी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए शक्तियों का संतुलन रखा गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका राज्य के तीन अंग एक दूसरे का संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे प्रयोजन की सिद्धि में एकता बनी रहे। यदि कोई अंग राज्य के कानून के अनुसार नहीं चलता है, तो एक दूसरे जन द्वारा कानून के दायरे में उसकी जांच की जा सकती है। इससे प्रत्येक अंग और नागरिक के बीच संबंध नियंत्रित होते हैं। यदि कोई नागरिक महसूस करता है कि राज्य के किसी अंग द्वारा उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वह राज्य के कार्य की न्यायिक जांच करा सकता है। जांच और प्रति जांच से राज्य के क्रियाकलापों को नियमानुसार बनाए रखने में सहायता मिलती है। लोकतांत्रिक राज्य को प्रत्येक नागरिक, सामाजिक वर्ग और समूह के मानवीय अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है। राज्य में प्रत्येक सामाजिक समूह की गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान होता है। प्रत्येक समूह को राज्य के कार्यों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की अनुमति होती है। राज्य के कानूनों से प्रत्येक नागरिक और सामाजिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। लोकतांत्रिक राज्य एक सीमित राज्य बनाम नागरिक एवं सामाजिक समूह है। प्रत्येक सामाजिक समूह, चाहे वह प्रमुख हो अथवा अधीनस्थ, राज्य द्वारा संरक्षित होता है। राष्ट्रीय जीवन में राज्य मूलतः असामान्य स्थिति जैसे युद्ध अथवा आंतरिक कलह के कारण आपातकालीन स्थिति को छोड़कर एक सीमित शक्ति वाला राज्य होता है। राज्य के पास नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगाने के कानून होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस, असैनिक शासकीय कर्मधारी और सैन्य बल के पास अपरिमित शक्तियां होती हैं। ये तीनों शक्तियों प्रशासनिक राज्य का एक अंग हैं। तथापि ये कार्यपालिका का स्थायी अंग है, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है। यद्यपि ये राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन होते हैं, तथापि प्रत्येक बल के कार्य की न्यायपालिका द्वारा जांच की जा सकती है। इस एकक में से प्रत्येक बल के न्यायपालिका और विधायिका के साथ संबंधों का विश्लेषण किया जा रहा है। 9.2 पुलिस। पुलिस पुरातन भारतीय इतिहास का एक अंग है। मौर्य राज्य में भी पुलिस बल का मुगल काल में नागरिकों के क्रियाकलाप कोतवाली व्यवस्था से नियंत्रित थे। ब्रिटिश शासन ने 1861 में पुलिस अधिनियम पारित कर आधुनिक नीति को जन्म दिया। उपनिवेशी राज्य में एक विधिगत तरीके से पुलिस का संचालन अनुमत हुआ। पुलिस वाले तत्कालीन कानून के अनुसार आपराधिक मामले की जांच कर सकते थे। यद्यपि वे उपनिवेशी प्रमुखों के हितों के लिए कार्य करते हुए तत्पी साथ ही साथ राज्य के कानून से उन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी। ब्रिटिश नागरिक भी कुछ सीमा तक उनके नियंत्रण में के यदि वे ऐसे अपराध करते जो पुलिस अधिनियम में सूचीबद्ध थे। यह सोचना गलत है कि पुलिस अधिनियम ने केवल उपनिवेशी प्रमुखों के हितों की ही रक्षा की। यह अधिनियम स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राज्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अधिनियम के कुछ उपबंधों का संशोधन किया गया है, परंतु संक्षिप्ततः उसे यथास्थिति रखा गया है। यद्यपि राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने एक नए पुलिस अधिनियम की पेशकश की है, तथापि लोकतांत्रिक शासन में पुराने अधिनियम को समाप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। 2.1 पुलिस के विस्तार की पृष्ठभूमि में कारण। आधुनिक भारतीय समाज द्वारा किए गए परिवर्तनों के मद्देनजर पुलिस के क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है। भारतीय समाज मात्र एक कृषिक समाज नहीं रह गया है, यद्यपि अधिकांश जनता गांवों में रहती है। परंतु जहां तक राष्ट्रीय आपको अंशदान का संबंध है, कृषि से आय के अंश में भारी कमी आई है। उद्योग और सेवा क्षेत्र से अंशदान में वृद्धि हुई है। औद्योगिक और आधुनिक समाज के इस फेरबदल से समाज में कतिपय परिवर्तन हुए हैं। बढ़ते हुए समाज में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा सुलझाने की आवश्यकता है। भारतीय समाज का तीव्रता से शहरीकरण हो रहा है, जिससे पुलिस के लिए कुछ समस्याएं जन्म लेती हैं। औद्योगिक और शहरी समाज की समस्याओं, ग्रामीण समाज में हरित क्रांति और राजनीतिक लोकतंत्र द्वारा लगाए गए सामाजिक परिवर्तनों के कारण बदलाव आया है। जाति प्रधान समाज में समग्र परिवर्तन हुआ है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जैसे भूमि सुधारों से ग्रामीण समाज का चेहरा बदल गया है और वंशानुगत सामाजिक नेता समाप्त हो चुके हैं। फलस्वरूप सामाजिक सत्ता में भागीदारी के लिए विभिन्न जाति समूहों के बीच एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हो रही है। ग्रामीण समाज में सामाजिक ताकतों का बदला हुआ रूप राजनीति में दृष्टिगोचर होता है। लोकतांत्रिक राजनीति से समाज में कुछ परिवर्तन हुए हैं। चुनावी व्यवस्था से समाज का लोकतांत्रिक स्वरूप मजबूत हुआ है। इससे जनता के सामाजिक समूहों और वर्गों के बीच राजनीतिक सत्ता की होड़ लगी हुई है। राजनीतिक दलों के ग्रामीण राजनीति में प्रवेश के कारण हिंसात्मक स्थिति के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। ऐसी राजनीतिक स्थिति में आपराधिक तत्वों और गैंगवार पर काबू पाने के लिए पुलिस दखलंदाजी की जरूरत पड़ती है। 2.2 पुलिस बल। 2.2 पुलिस बल के समक्ष चुनौतियां। एक, भाषाई समूहों द्वारा भाषाई राष्ट्रवाद को मजबूती देने हेतु भारत के राजनीतिक मानचित्र को नए सिरे से तैयार कराने के लिए हिंसात्मक प्रदर्शन। 2, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समूहों ने प्रजातीय आधार पर स्वयं को संगठित कर लिया है। 3, ग्रामीण समाज में अमीर और गरीब के बीच भूमि वितरण का आंदोलन प्राय हिंसात्मक रूप ले लेता। 4, शासन एवं प्राइवेट पार्टी द्वारा प्रमुख पर्यावरणीय परियोजनाओं के कारण लोगों के विस्थापन के विरोध में राजनीतिक वादों द्वारा संगठित आंदोलन। 5, आतंकवादी और उग्रवादी आंदोलन। 6, धार्मिक संप्रवाद में वृद्धि से हिंसात्मक संघर्ष। 7, उच्च और निम्न जातियों के बीच ऐसे युद्धों पर जाति संपर्श जो सार्वजनिक संपत्ति अव्यवा आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े होते हैं। 8, ग्रामीण अमीरों का और भूमिहीन मजदूरों के बीच मजदूरी के मुद्दे पर हिंसात्मक झगड़े। 9, शहरों में जातीय आधार पर कार्यों के आरक्षण के प्रश्न पर उच्च जाति और निम्न जाति के बीच हिंसात्मक संघर्ष। 10, सामाजिक कानून यद्यपि राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, तथापि उनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व पुलिस निभाती है। बच्चों और औरतों के अपराधों पर काबू पाना विद्यमान पुलिस के लिए एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। 11, सूचना प्रौद्योगिकी के लागू होने से साइबर अपराध होने लगे हैं, जिनका निदान पुलिस द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। 12, महानगरों में अपराध लोक अंडरवर्ल्ड की वृद्धि से पुलिस के लिए समस्याएं बढ़ी है।
2.3 पुलिस प्रतिक्रिया। भारत एक संघीय राज्य है और शक्तियों केंद्र और राज्य के बीच बंटी हुई है। पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर पुलिस प्रशासन के विशेष ध्यान की आवश्यकता है। कभी कभी जब ऐसी स्थिति पर काबू नहीं होता तब पुलिस प्रशासन सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहता है, जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल होते हैं। इन केंद्रीय बलों के विशेष कर्तव्य होते हैं, परंतु वे साथ ही साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों की मदद करते हैं। राज्य के 3 समूह हैं जिन्हें विशेष केंद्रीय सहायता की आवश्यकता होती है। जम्मू और कश्मीर जैसे राज्य जहां आतंकवादी समस्याएं हैं को केंद्रीय पुलिस बल की आवश्यकता होती है। 2 राज्यों का दूसरा समूह नक्सलवाद से त्रस्त है। 3 राज्यों का तीसरा समूह जहां विशाल पैमाने पर सांप्रदायिक समस्याएं खतरनाक स्थिति पैदा कर देती हैं, वो वहां केंद्रीय बलों की दखलंदाजी की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय आरक्षी पुलिस के भीतर त्वरित कार्रवाई बल का सृजन किया है। त्वरित कार्रवाई बल एक आपातकालीन बल है जिसे सामान्यतः वायुमार्ग से संकट स्थलों पर पहुंचाया जाता है, जिससे भड़काऊ स्थिति पर काबू पाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा सके। प्रायः केंद्रीय वात राज्यसभाओं और संसद के चुनाव के समय व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं। चुनाव आयोग केंद्रीय वात्रों को बुलाने के लिए गृह मंत्रालय के निकट संपर्क में रहता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। उन क्षेत्रों में जिन्हें बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया जाता है, राज्य पुलिस केंद्रीय बलों की सहायता से उस स्थिति पर काबू पाने की कोशिश करती है। एक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था में भारी संख्या में ऐसे राजनीतिक नेता होते हैं जिनके जीवन को आतंकवादियों से खतरा बना रहता है और उन्हें राज्य के संरक्षण की आवश्यकता होती है। राज्य ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गतिविधियों की देखभाल के लिए सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल दोनों से कुछ चुने हुए जवान लेकर विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है। 2.4 आपराधिक अभिलेख। वर्ष 1860 से पुलिस आयोग उन अभिलेखों को लगा रहा है जिनके अपराध दर्ज हैं। 1953 में केंद्र सरकार ने एक वार्षिक प्रकाशन भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया आरंभ किया, जिसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज सभी अपराधों के व्यापक आंकड़े रहते हैं। अतः भारत में अपराधों पर काबू पाने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो पर है। यह अध्ययन अपराध दर अर्थात प्रति 100.000 लोगों में अपराधों को निर्धारित करता है। स्वतंत्रता के उपरांत राज्य में औरतों के प्रति अधिक अपराध दर्ज हुए हैं। 1985 से 1995 के बीच बच्चों के बलात्कार दुगने हो गए हैं। अपराधों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। 2.5 शासन में पुलिस की भूमिका। भारत में पुलिस का प्रयोग प्रायः और व्यापक रूप से होता है। उनके असहयोगी व्यवहार पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। राजनीतिक दल अथवा उनके गठबंधन द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध पुलिस का प्रयोग किया जाता है। दंगों पर नियंत्रण करते समय आमतौर पर पुलिस को सांप्रदायिक पूर्वाग्रह प्रदर्शन के लिए दोषी पाया जाता है। पुलिस अपना पूर्वाग्रह लिंग और निम्न जातियों के प्रति प्रदर्शित करती है। उनमें से अधिकतर जाति और वर्ग पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं और इसके कारण पुलिस प्रशासन का सार्वजनिक बोध ऋणात्मक बना हुआ है। कुछ स्वतंत्र संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि पुलिस को राज्य के मित्रवत बंग के रूप में नहीं माना जा सकता। इस विगमयता से अपराधों की जांच प्रभावित होती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका द्वारा पुलिस की आलोचना आम बात है। 2.6 कार्यपालिका से संबंध। आपातकाल के दौरान शाह आयोग द्वारा टिप्पणी की गई थी कि कार्यपालिका ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुलिस का प्रयोग किया है। फलस्वरूप धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया। आयोग पुलिस को स्वायत्त परिस्थिति प्रदान करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। इस संबंध में की गई 2 सिफारिशों पुलिस प्रमुख के लिए 4 वर्ष का नियत कार्यकाल तथा एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन जिसका प्रमुख प्रभार वाला राज्य मंत्री हो, अभी कार्यान्वित की जानी है। राजनैतिक कार्यपालिका कानून और व्यवस्था से संबंधित सार्वजनिक नीति का निर्माण करती है। पुलिस कर्मचारियों के हस्तांतरण का निर्णय राज्य सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। इससे हस्तांतरण और तैनाती के समय अनुचित आचरण पर रोक लगाने में सहायता मिलती है। उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान एक पारदर्शिता का स्तर बना रहना चाहिए। 2.7 विधायिका से संबंध। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका सर्वोच्च प्राधिकरण है। उनके पास कतिपय विशेषाधिकार तथा प्रसुविधाएं होती हैं जिनका पुलिस द्वारा सम्मान किए जाने की आवश्यकता है, जिसके न होने पर विशेषाधिकारों की विधायी समिति उन पर सवाल उठा सकती है और उन्हें दंड दे सकती है। पुलिस के लिए जरूरी है कि विधानसभा सदस्यों और सांसदों को पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उचित सम्मान और आदर दिया जाए। विधायी सदस्यों से पुलिस प्रशासन द्वारा अनुचित मांगे जनता की आंखों में उनके प्रति असम्मान पैदा करती हैं। 1979 में देशव्यापी पुलिस आंदोलन हरियाणा यातायात पुलिसकर्मी और एक विधायक के बीच एक जनजातीय विवाद से आरंभ हुआ था। पुलिस और विधानसभा सदस्यों तथा सांसदों के बीच रिश्ता बहुत ही नाजुक है तथा दोनों पक्षों की तरफ से महान संयम की आवश्यकता है। 8 न्यायपालिका से संबंध। पुलिस का न्यायपालिका के साथ बहुत ही सूक्ष्म संबंध होता है। पुलिस महसूस करती है कि न्यायालय उन पर कम विश्वास करते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय अभिसाव्य अधिनियम में अधिक्षित है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई भी अपराध स्वीकृति साध्य में स्वीकार्य नहीं होगी। यह पुलिस अधिकारियों के लिए सभी स्तरों पर प्रमुख असंतोष का कारण है। न्यायपालिका में पुलिस पर अनेक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और 24 घंटे से अधिक समय के लिए पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाएगा। इस निर्धारित अवधि के भीतर उसे न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने पुलिस अधिकारियों में निहित गिरफ्तार करने की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं। जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 मामले में सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि गिरफ्तारी मात्र इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करना कानून संगत था। संबंध अधिकारी को वस्तुतः ऐसी कार्रवाई को न्याय संगत ठहराने की स्थिति में होना चाहिए। न्यायपालिका पुलिस द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पुलिस को मानव अधिकार उल्लंघनों के प्रति और अधिक संवेदनशील बना दिया है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुलिस द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के संदर्भ में बहुत ही सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है। 2.9 जनता से संबंध। लोकतंत्र की मांग है कि पुलिस द्वारा नागरिकों का सम्मान किए जाने की आवश्यकता है। जब कभी भी वे अपनी शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आते हैं, पुलिस को उनकी सहायता करनी चाहिए। अब नागरिक मैत्रीपूर्ण पुलिस प्रशासन का युग है, परंतु पुलिस के विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं कि एक सामान्य नागरिक पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी को रिश्वत दिए बिना अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। अन्वेषण अधिकारी अपराध शंकास्पद व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय बल का प्रयोग करते हैं। जनता पुलिस को संदेह की दृष्टि से देखती है। डेविड बेले के अनुसार सर्वेक्षण परिणामों से इस तथ्य का बलात् पता चलता है कि भारत में पुलिस और जनता के बीच रिश्ते को बारीकी से देखने वालों का काफी विचारपूर्वक कहना है कि भारतीय जनता पुलिस के क्रियाकलापों से अत्यधिक शक्ति है। इसका एक पचेष्ट अनुपात होना चाहिए कि पुलिस कभी कभी अपराधियों के साथ टकराव तथा प्रायः अपने मुवक्किलों के साथ कठोरता से व्यवहार करने में किस सीमा तक अभद्र, पशुक्त, भ्रष्ट हो। भारत में पुलिस तथा राजनीतिक विकास पॉइंट 203 इस मत का राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट में यह कहते हुए समर्पण किया गया है कि आयोग ने पुलिस जनता के बीच रिश्तों की दयनीय स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की। खंड 5 पृष्ठ 48 पुलिस प्रशासन को जनता के समक्ष अपनी विश्वसनीयता लाने के लिए नागरिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनने की आवश्यकता है। एक लोकतंत्र में जनता प्रत्येक सेवा का मूल्यांकन करती है। पुलिस प्रशासन को अपने संगठन में सुधार की आवश्यकता है, जिससे पुलिस अधिकारी एक निश्चित आयु स्तर पर नागरिकों के चार्टर से अवगत हों तथा उनको तुरंत और ईमानदारीयुक्त सेवाएं मुहैया कराएं। लोकतंत्र में विश्वसनीयता पुलिस की सबसे बड़ी परिसंपत्ति होगी। 9.3 लोकतंत्र में नौकरशाही। 3.1 स्वतंत्रता पूर्व काल। भारत में असैनिक सेवा का लंबा इतिहास है। ब्रिटिश राज्य से पहले यहां एक संगठित प्रशासन हुआ। यह उल्लेख करना रोचक होगा कि सार्वजनिक कार्यों के लिए असैनिक सेवा की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य हुई। यह वह समय था जब उपनिवेशी राज्य गुणागुण के आधार पर स्थायी रूप से असैनिक सेवा में गए। उपनिवेशी राज्य द्वारा चलाई गई आधुनिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षित लोग राज्य के अनेक कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक करने लगे। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम में 3 स्तरीय नौकरशाही प्राधिकरण का प्रावधान किया गया, जो 1947 तक विद्यमान थी। ये इस प्रकार भी 1 भारत के कार्यालय से सहायता प्राप्त राज्य का सचिव, 2 वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद जो केंद्रीय सचिवालय द्वारा सहायता प्राप्त केंद्र सरकार का गठन करती थी, 3 प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सचिवालय द्वारा सहायता प्राप्त राज्यपाल और उसकी परिषद, 4 अन्य जिला अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त जिला समाहर्ता। सेवाएं 3 स्तरों में विभाजित हुई: सर्वोत्कृष्ट सेवाएं, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं और अधीनस्थ सेवाएं। निशम के तौर पर अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती राज्य के सचिव द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए की जाती थी। अधिकारियों को एक विशेष प्रांत आवंटित किया जाता था। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के द्वारा अन्य सेवाएं समाप्त कर दी गई, परंतु भारतीय असैनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा बनी रही। इन सेवाओं पर अंग्रेजों का एकाधिकार हुआ, जो धीरे धीरे भारतीय होता गया। 1923 में भारत सरकार ने उचित योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए। 3.2 स्वतंत्रता उपरांत काल। असैनिक सेवा को बनाए रखने के लिए निर्वाचन सभा में अनेक बहस हुई। संविधान में असैनिक कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक कार्यपालिका सर्वोत्कृष्ट निकाय है, जिसकी असैनिक कर्मचारी सहायता करते हैं। 3.3 नौकरशाही और विधायिका देश के प्रशासनिक तंत्र की विशिष्टताएं। देश की प्रशासनिक रूपरेखा के विशिष्ट लक्षण निम्नवत है: 1 कार्यपालिका के ऊपर संसद का प्रभुत्व तथा शासन कार्यों के बारे में सूचना मैगाने प्राप्त करने और उसे सूचित करने का संसद का अधिकार, जिससे प्रशासनिक मशीनरी के कार्यों की समीक्षा की जा सके। 2 मंत्रिपरिषद और प्रशासन में प्रधानमंत्री की स्थिति की उत्कृष्टता। 3 संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। 4 विभागीय नीतियों के लिए कार्यभार संभालने वाले प्रत्येक मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। यह उसकी जिम्मेदारी है कि यह इन नीतियों के प्रशासन और अन्य विभागीय कार्यों का पर्यवेक्षण करें। 5 संविधान और कानून के नियम का समर्थन करने के लिए मंत्रियों और असैनिक कर्मचारियों की ओर से बाध्यता। 6 लोकसेवकों का अपने वरिष्ठों, जिनमें मंत्री भी शामिल है, को सलाह देते समय स्वयं को बेशिशक अभिव्यक्त करने का अधिकार। 8 लोकसेवकों द्वारा राजनीतिक उदासीनता, निष्पक्षता और बनायता एनोनिमिटी का पालन। प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार की मशीनरी पर रिपोर्ट। पृष्ठ 3 सचिवालय में मंत्रियों के स्तर से नीचे तथा क्षेत्रीय संगठन में अधिकांश पदों पर असैनिक कर्मचारी कार्य करते हैं। उनका कार्य नीति निर्धारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और देश के कानून को चलाने में राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता करना है। वे सजीवता से नीति निर्धारण प्रक्रिया में भी सहयोग करते हैं, क्योंकि वे नीति निर्धारण प्रक्रिया में निवेश उपलब्ध कराने में सक्षम होने के नाते पेशेवर के रूप में माने जाते हैं। अंतिम निर्णय मंत्रितया तत्पश्चात मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाता है। यह सोचना गलत है कि नीति निर्धारण राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया जाता है तथा कार्यान्वयन एजेंसी असैनिक सेवा है। वे नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, साथ ही साथ वे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं और नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को लेकर उठे प्रश्नों का जवाब देते हैं। 3.4 भारत का संविधान। संविधान के उपबंधों में यह स्पष्ट किया गया है कि उन्हें राजनीतिज्ञों के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका अस्तित्व बना रहता है। अनुच्छेद 311 कहता है कि असैनिक कर्मचारी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति द्वारा उचित जांच पड़ताल किए बिना उसके काम से नहीं हटाया जा सकता। इससे हमारे लोकतंत्र में असैनिक कर्मचारी की विशिष्ट स्थिति का पता चलता है। इसके लिए विद्वानों द्वारा कुछ कारण बताए गए हैं कि स्वतंत्रता के समय एक तरफ हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसात्मक संघर्ष के तथा दूसरी तरफ जमींदारों और किसानों के बीच झगड़े थे।
संविधान निर्माताओं ने इन सामाजिक गुटों से असैनिक कर्मचारियों की स्वतंत्रता की आवश्यकता को जाना और संविधान में असैनिक कर्मचारियों के लिए विशिष्ट उपबंध बनाए। संवैधानिक समीक्षा समिति ने इन उपबंधों को हटाए जाने का सुझाव दिया है। उन्हें फ्रांसीसी प्रणाली की तरह सिविल सेवा आयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तथा उनका प्रबंधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 309 केंद्र सरकार को उचित प्राधिकरण द्वारा बनाए गए अधिनियम के माध्यम से सेवा शर्ती बोर्ड भर्ती को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। वे केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 द्वारा विनियंत्रित होते हैं। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में राज्य के हितों के प्रतिकृत सूचना के अपराधीकृत प्रकटीकरण के लिए कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है क्योंकि वे सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि वे अपने उत्तरदायित्वों में कोई कोताही करते हैं तो राज्य के विभिन्न अधिनियमों के अधीन राज्य द्वारा उन पर अभियोग लगाया जा सकता है। अक्सर यह शिकायत रहती है कि वे भ्रष्टाचार में संलग्न है और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तथा उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 के अधीन कार्रवाई करना आसान नहीं है क्योंकि संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के असैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग लगाने के लिए किसी को भी उससे उच्चतर प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। 3.5 विलंबित सुधार। असैनिक कर्मचारियों को एक विशेष स्थिति राज्य में उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। वहीं राज्य सरकार उन पर अभियोग नहीं चला सकती। प्रायः वे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं जो संघवाद की भावना के प्रतिकूल है। ऐसा पेशागत दृष्टिकोण जहां ज्ञान और प्रबंधन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि उन विभागों में जहां तकनीकी वार्ता अपेक्षित है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात न किए जाएं। इनमें से अधिकांश सुझाव केवल फाइल तक सीमित है। आधुनिक राज्य और अर्थव्यवस्था में जानकार प्रबंधकों की मांग है। सूचना प्रौद्योगिकी आने से ई शासन की मांग है। यह कुरियनों द्वारा उठाई गई मांग है जिन्होंने एक सबसे बड़ी सहकारी दुग्ध विकास परियोजना का सफल प्रबंधन किया हुआ है। अलग समिति ने सुझाव दिया है कि ज्ञान पर बल देते हुए भर्ती नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। 3.6 न्यायपालिका से संबंध। न्यायपालिका और असैनिक सेवा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है। कुछ वरिष्ठ असैनिक कर्मचारियों ने जिनमें मुख्य सचिव भी शामिल हैं पहले ही अदालत की अवमानना वाले मामलों में मुकदमेबाजी की है और उन्हें उचित रूप से दंडित किया गया है। उन्हें कानून और संविधान का अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए जिससे वे न्यायपालिका के मित्रवत बन सकें। उन्हें मानव अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील होना चाहिए और जनता की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियाशील होना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा सूचना के अधिकार को पारित कर दिया गया है और असैनिक कर्मचारियों को अपनी सेवाएं तुरंत तथा प्रभावी ढंग से मुहैया कराएं जिससे वे जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें। लोक सेवाओं के प्रबंधन के लागू होने से असैनिक सेवा जनता और संसद दोनों के प्रति जवाबदेह है। 3.7 विकेंद्रीकरण। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के साथ पंचायत प्रणाली मजबूत हुई है। सरकार ने एक 3 स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं जो जनहितकारी नीतियों बनाने में सहायता कर सकते हैं और इन नीतियों के प्रशासन पर निगरानी रख सकते हैं। इनमें जिला समाहर्ता की शक्तियां होती है। उन्हें जिला विकास परिषदों के मुख्य अधिशासक के रूप में जाना जाता है। इससे जिला समाहर्ताओं और जिला न्यायाधीशों के मुखौटों में बदलाव आया है। लोकतंत्र में असैनिक कर्मचारी को अपने कार्य करने के व्यवहार और शैली में सुधार करना पड़ता है जिससे वह लोकतंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप सिद्ध हो। जैसा कि के माटू कहते हैं, देशव्यापी आधार पर पंचायत राज संस्थानों को स्थापित किया जाना और सिविल सेवा तंत्र के कुछ परंपरागत कार्यों को इन नए संस्थानों को अंतर्निहित किए जाना सिविल तंत्र में एक नई नीति के राजज्ञान का प्रतीक है। नियमानुसार सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकेंद्रीकरण के लिए वचनबद्ध है। परिणामतः प्रशासन में एक ग्रामीण पक्षधर की शुरुआत करने के लिए अब उचित बल दिया जा रहा है। स्पष्ट 108 असैनिक सेवा राजनीतिक परिवेश। नागरिक अपने राजनीतिक परिवेश में फलती फूलती है। यह राजनीतिक कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं है। उनका निष्पादन राजनीतिक कार्यकारिणी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता में अधोपतन से लोकतंत्र को आयात पहुंचा है। असैनिक सेवा के निष्पादन में कमी आई है। असैनिक सेवा में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। उनके निष्पादन का मूल्यांकन राजनीतिक कार्यकारिणी और असैनिक समाज दोनों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। जनता अच्छे और सक्षम अधिकारियों को मान्यता दे रही है। ने राजनीतिक नेतृत्व के प्रति भी जवाबदेह हैं। उन्हें एक तटस्थ और लक्ष्यपर तरीके से काम करना पड़ता है। गठबंधन राजनीति के युग में उनकी गैर भागीदारी भूमिका लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगी। उन पर राजनीति के नाम पर कुछ विहित हितार्थियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है। बोहरा समिति ने राजनीतिज्ञों और अपराधियों तथा असैनिक कर्मचारियों के बीच साठगांठ का अध्ययन किया है। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व और असैनिक सेवा दोनों के लिए एक चेतावनी है। सिविल सेवा आयोग द्वारा शासकीय गोपनीयता अधिनियम को समाप्त करने के लिए मांग की जा रही है जिससे वे बहादुरी और निर्भीकता से काम कर सकें। ये खतरे लोकतंत्र में बेहतर निष्पादन के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। 3.9 राजनीतिक नेतृत्व से संबंध। असैनिक सेवा और राजनीतिक नेतृत्व के बीच लोकतंत्र में एक निश्चित संबंध होता है। राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक बनाने में सक्रिय भूमिका अदा करता है। यह सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए असैनिक प्रशासन स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। वे उन्हें नीति के कार्यान्वयन में विफलता के लिए जवाबदेह बनाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल को छोड़कर नेहरू और इंदिरा गांधी की अवधि में उत्तम गुणवत्ता वाला नेतृत्व देखने को मिलता है। नेहरू के काल में भारत ने नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। नियोजित विकास के दौरान असैनिक सेवा को प्रत्येक योजना के लिए नियत लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। यह नेहरू के ओजस्वी नेतृत्व और उस प्रत्येक योजना में उत्कृष्ट बुद्धिमत्तापूर्ण घटक के कारण संभव था जो यथार्थ वास्तविकता पर आधारित हुई। श्रीमती गांधी ने असैनिक कर्मचारियों और वैज्ञानिकों की सहायता से हरित क्रांति की नीति के कार्यान्वयन के लिए पहल की। वह भारत को एक आधिक्य साध्य वाला राज्य बनाने में सफल हुई।
ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो ऐसे नेतृत्व की गुणवत्ता को दर्शाती हैं जो असैनिक सेवा को नॉन के साथ काम करने के लिए क्रियाशील बना सकता है तथा उनमें राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा जागृत कर सकता है। तत्पश्चात राजनैतिक नेतृत्व और असैनिक सेवा के बीच समीकरण बताए गए हैं। इन संबंधों में वस्तुतः असैनिक सेवा अधिक प्रभुत्व वाली है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ शगुन नहीं है। भूमंडलीकरण के युग में यह पर देखा गया है कि असैनिक सेवा राजनीतिक नेतृत्व का अनुसरण करने की बनाए विश्व बैंक की नीतियों को लागू करने के लिए अधिक तत्पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1991 से अब तक भूमंडलीकरण के पहले दशक में कुछ मंत्रालयों में जी विश्व बैंक के निकट संपर्क में पे असैनिक कर्मचारियों ने सार्वजनिक नीतियों बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे एक राष्ट्र की संप्रभुता प्रभावित होती है। 9.4 लोकतंत्र में सैन्य बल। विगत उपनिवेशीय विश्व में सेना की राजनीति में निर्णायक भूमिका रही है। 1960 और 1980 के बीच लैटिन अमेरिकी 3/4 राज्यों, 1/3 एशियाई राज्य तथा बधे अफ्रीकी राज्य ने बलात् राज्य परिवर्तन महसूस किया। 1980 में यह प्रवृत्ति बलात् बनी रही। यह इतिहास की परिचर्चा का विषय है कि विश्व के कुछ हिस्सों में बलात् सत्ता परिवर्तन हुए हैं, बदहा उसका प्रयास किया गया है। एक विश्व बैंक अध्ययन से पता चलता है कि 1948 से प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक विकासशील देश में कम से कम एक बार सत्ता परिवर्तन का प्रयास अवश्य किया गया है। विश्व बैंक 1991 पृष्ठ 128। 4.1 सत्ता परिवर्तन की पृष्ठभूमि में मतांतर। राजनीति में सेना की भूमिका सामाजिक वैज्ञानिकों, विशेषतः राजनीतिक वैज्ञानिक के बीच बहस का विषय रहा है। उनके शास्त्रीय मत के अनुसार लोकतांत्रिक राजनीति में सेना की कोई भूमिका नहीं है। वे असैनिक नेतृत्व से एक दूरी बनाए रखते हैं। वे प्रत्यक्षतः राजनीति में रुचि नहीं लेते। यह मध्ययुगीन घटनाक्रम है। संघीय अवधि के दौरान कमजोर शासक उनके सैनिक कमांडरों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। आधुनिक राजनीति में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सेना की एक संवैधानिक भूमिका है। उनसे असैनिक नेतृत्व का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। तथ्य इस परिकल्पना का अनुमोदन नहीं करते। राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने वाली सेना के समर्थन में अनेक राजनीतिक मतांतर है। आधुनिकीकरण के मत के अनुसार परंपरागत समाज में सेना एक आधुनिकीकृत बांध है। वे आधुनिक दृष्टिकोण से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वे जानते हैं कि परंपरागत समाज को आधुनिक कैसे बन जाए। इससे उन्हें राजनीतिक सत्ता में आने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त वे संगठित लोग हैं जिनके पास हथियारों का नियंत्रण तथा प्रशिक्षित सैनिक कर्मी है। वे असैनिक नेतृत्व से सत्ता हड़पने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। असैनिक नेतृत्व के पास न तो हमेशा अपेक्षा आधुनिकीकरण की निपुणता रहती है और न उनके पास आधुनिक प्रशिक्षित जवान होते हैं जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने एक सिद्धांत दिया है कि विकासशील देश अपने लेशमात्र संसाधनों के कारण राजनीतिक लोकतंत्र लाने के लिए ऐसे बहुमूल्य संसाधनों को व्यर्थ नहीं गवा सकते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र गरीबों के लिए विलासिता है। गरीब को रोटी चाहिए, न कि स्वतंत्रता। सामाजिक वैज्ञानिकों का एक तीसरा समूह सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करता है कि तटीय विश्व के अधिकांश देशों के पास लोकतंत्र की सांस्कृतिक परंपरा नहीं है। उनकी जीवन के प्रति आधिकारिक पहुंच है। उनकी पारिवारिक रूपरेखा सत्तावादी है जो सैनिक शासन का समर्थन करती है। अक्सर एकमात्र धार्मिक समूह जिसका एक राष्ट्र पर नियंत्रण है, राष्ट्र पर शासन करने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रयोग करता है। सेना सत्तासीन समुदाय के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की द्योतक है। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक वैज्ञानिक महसूस करते हैं कि जब कोई देश राजनीतिक दलों के बिखराव के कारण अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है तो वहां पर राजनीतिक स्थिरता के नाम पर सेना की दखलंदाजी होती है। ये वैज्ञानिक मानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता की बजाय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण है। संवैधानिक सूक्ष्मताओं जैसे संसदीय क्रियाविधि, लोकप्रिय समझौता अथवा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि निर्वाचित सभा भंग हो जाती है जिसके तुरंत बाद सत्ता सेना के हाथ में चली जाती है। चुनाव स्थगित हो जाते हैं और राजनीतिक दलों पर रोक लगा दी जाती है। चार दशमलव दो भारतीय राजनीति में सैन्य बल। भारत तटीय विश्व का देश होने के कारण एक स्थायी राजनीतिक लोकतंत्र है। उत्तरकालीन उपनिवेशी भारत में सैनिक असैनिक संबंध तटीय विश्व में कुछ आदर्श के रूप में रहे हैं जिसमें सैनिक क्षमता में अत्यधिक उपनिवेशी इतिहास से सैनिक तथा असैनिक प्राधिकारियों के बीच पर्याप्त तनाव का पता चलता है तथा इस अवधि के दौरान भीतिगत बहसें भारतीय जीवन में सेना की उचित भूमिका पर एक विवादग्रस्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। गिलन एल वुड एंड डेनियल वैमनीन, इंडियन डिफेंस पॉलिसी ए न्यू फेस, एशियन सर्वे, वॉल्यूम XXIV, न 7 जुलाई 1984। 4.3 राजनीतिक नेतृत्व से संबंध। सैनिक असैनिक संबंध प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के समय में विकसित हुए। उसने समाज के आर्थिक और मानव विकास को अधिक प्राथमिकता दी। उसने एक प्रभावी विदेश नीति के माध्यम से भारत के रिश्ते अधिकांश विदेशी राष्ट्रों के साथ बनाए रखे। उसका रक्षा मंत्री भी के एस मेनन इन संबंधों को दक्षतापूर्ण ढंग से चलाने में निपुण था। मेनन नेहरू काल में सेना के असैनिक नियंत्रण का प्रतीक तमा सेना के पेशेगत कारोबार में राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रतीक बन गया। वुड एंड वैमानी। 1962 का भारत चीन युद्ध भारतीय सेना के लिए स्पष्टतः पंडाल के समान था। भारत सरकार ने भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, चाहे वह हथियारों की आपूर्ति हो, अम्बा गोला बारूद की, अथवा सैनिक कर्मियों का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया है तथा भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों के साथ रक्षा संबंध स्थापित किए हैं। इसकी सैनिक प्रक्रिया बांग्लादेश के सृजन के समय पूर्ववर्ती स्थिति में उस समय पहुंची जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी। भारतीय सेना ने रक्षा नीति बनाने में एक निर्णायक भूमिका अदा की है। भारत 1974 में परमाणु बम के विस्फोट के साथ नाभिकीय क्लब का छठा सदस्य बन गया है।
भारत नाभिकीय विकास में अपनी स्वायत्त नीति की ओर अग्रसर है तथा उसने अपने नाभिकीय हथियार भी विकसित किए हैं। 4.4 सैन्य क्षमता। भारतीय सेना चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विशालतम सेनाओं में 4वें स्थान पर है। वायुसेना ने कुछ सुसज्जित लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं। सेना और वायुसेना भारत की रक्षा के लिए एकीकृत योजना बनाती प्रतीत होती है। 1980 और 1990 के दौरान भारतीय नौसेना ने भी अपने प्रतिस्थानी के साथ साथ आधुनिकीकरण का रास्ता चुना। भारतीय नौसेना के पास 100 जहाज रक्षा बजट में 1971 से पद्धि हुई है और तय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% तक पहुंच गया है। भारत के रणकौशल लक्ष्य और रक्षा व्यय के लिए अपने आंतरिक सेवा अनुपात अपेक्षाकृत स्थायी रहे। 4.5 निर्णय करने की प्रक्रिया में सैन्य बल की भूमिका। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सैन्यवाल की भूमिका भारत एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति है और संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक स्वामी सदस्य के रूप में उभर रही है। पलसेना, वायुसेना और नौसेना के अध्यक्ष प्रभावी रक्षा नीति बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे मंत्रिमंडलीय बैठकों में रक्षा मंत्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके द्वारा रक्षा सचिव, जो आमतौर पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, की सहायता से एक सुस्पष्ट नीति प्रारूप तैयार किया जाता है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। भारतीय सेना विशाल पैमाने पर सांप्रदायिक आंदोलनों अथवा प्रजातीय संघर्ष की स्थिति को छोड़कर मुश्किल से ही आंतरिक राजनीति में प्रयोग की जाती है। लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वे एक संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं जिससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।